तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक एसिड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको एसिड से समझ आ रहा होगा कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं, आपको इतना पता हो तो। ठीक है, तो बेसिकली हमारे एरोमेटिक एसिड्स वो के एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके टर्मिनल एटम्स अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ और एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो वो रिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स जो एच प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एरोमेटिक एसिड्स। बेसिकली जो एरोमेटिक एसिड्स है किसके डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन के। आपको पता है ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि अगर हम एक बेंजीन समझो आप, जो एक रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम COH ग्रुप लगा दें तो वो हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, वन एटम ऑफ एरोमेटिक एसिड रिप्लेस्ड बाय COH ग्रुप एंड मे बी डायरेक्टली अटैच्ड टू न्यूक्लियस एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड इट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। तो जैसे आपको बताया, तो आपको पता नहीं, जैसे हम एक बेंजीन के H को रिप्लेस करके अलग अलग ग्रुप्स लगाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे हम अगर एक H को हटा के यहाँ पे जैसे COH लगा हुआ है, अगर इसको हटा के हम OH लगा दें तो फिनॉल बन जाएगा। अगर इसको हटा के CH3 लगा देंगे वो टोलुइन बन जाएगा, अगर आपको पता हो। ठीक है, तो बेसिकली एरोमेटिक एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं। उनके वो एक रिंग स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके टर्मिनल एटम्स आपस में, टर्मिनल कार्बन्स अटैच होते हैं आपस में। ठीक है, अगर आपने ये और बेसिक्स नहीं पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ इसके ऊपर वीडियो, तो आप देख सकते हो। उसमें मैंने इसमें सारा क्लियर किया हुआ कि टर्मिनल एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो कि जो हमारे बेंजोइक एसिड है वो एक एरोमेटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज करता है। अगर आपको पता हो कि जो बेंजोइक एसिड है ये फर्दर हमारे कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, H को रिलीज कर देता है तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहला तो है फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ना फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बनाते हैं। कैसे? बेंजीन रिएक्ट विद द कार्बोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एंड एसिड क्लोराइड ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ पे बताया कि जो C6H6 है, अब हम उसके साथ अगर उसको हम कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारा बेंजोइल क्लोराइड। वो कैसे? अब देखो, अगर यहाँ का एक H हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, यहाँ का एक H रिप्लेस हो गया है। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे C6H6 है। ठीक है, C6H6 है प्लस हमारा क्या है COCl2। ठीक है, इसमें से एक H और एक Cl हमारा बना देगा HCl। ठीक है, और जो बाकी का COCl है, यहाँ पे 2 Cl है ना, तो बाकी का जो COCl है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो, ये हमारा बन जाएगा C6H5COCl। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड। आपको समझ आ रहा है कि एक Cl H के साथ बना के H से निकल गया और बाकी का जो रह गया वो अटैच हो गया इसके साथ। ठीक है, तो इसको बाद हम फर्दर इसकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर रिंग फॉर्मेशन में जैसे आप लिखना चाहोगी। ये देखो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है इसको। जैसे ये हमारा बेंजीन है, ये रख सकते हो, या फिर इसको आप यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बॉन्ड शो कर दो और अच्छा है। ठीक है, ये फिर ये बीच में जो रिंग जो सर्कल है इसको मत बनाना। ठीक है, अगर आपने कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स बना दिए हैं तो फिर सर्कल मत बनाना। पता है ना इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि इसमें रेजोनेंस हो रही है। ये अगर हम सर्कल बनाते हैं तो इसका मतलब कि रेजोनेंस हो रही है, कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। बट अगर हमने ये बॉन्ड्स बना दिए तो मतलब कि यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर आपने बेसिक्स केमिस्ट्री समझी हो तो। ठीक है, तो COCl2 है हमारा, अगर इसको प्लस करेंगे, मतलब कि प्लस का ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे COCl, ठीक है, और प्लस HCl, तो हमारा यही चीज है वो। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है ना बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5। अब इसके बाद देखो, हमने जो हमारे पास बना है C6H5 बेंजोइल क्लोराइड, उसको हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे वो वाटर के साथ। ठीक है, अगर हम वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे अगेन, तो हमारा क्या होगा? जो Cl है वो फिर से एक H के साथ कंपाउंड बना के निकल जाएगा। समझो -HCl यहाँ पर रखो, जैसे यहाँ पे लिखा ना HCl, ये निकल जाएगा। और जो बाकी का रह गया हमारा, क्या रह गया? OH रह गया। ठीक है, H2 में से एक H निकल गया Cl के साथ, तो बाकी क्या रह गया? OH, और OH इसके साथ अटैच होगा तो बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। जैसे हमें पता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COH। यहाँ पे देख सकते हो यही चीज है। अगर आप इसके थ्रू समझोगे, इस एग्जांपल के थ्रू, COCl है, अगर हमने फर्दर इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना? ये हमारा बन गया COOH और -HCl। ठीक है,
तो ये H एक Cl के साथ बना के निकल गया। तो आपको पता लग गया है, ये बहुत ईजी मेथड था। तो अब हम बात करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन की। सैंडमेयर रिएक्शन से हम कैसे बनाते हैं बेंजोइक एसिड। तो सिंपली समझो कि जितने भी रिएक्शन थे हमारे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए थे, अगर आपको याद हो थोड़े बहुत, तो क्लीवेंसन रिडक्शन या अपने गैटोमेर रिएक्शन, हमारे क्लीवेंसन जितने भी हमारे थे, विडल क्राफ्ट, विडल एसाइलेशन वगैरह सब आए थे, ठीक है। तो सैंडमेयर भी था उसमें। अगर आपको नहीं याद है तो ये देखो हम बेंजोइक एसिड को कैसे बनाते हैं सैंडमेयर से, ये देखते हैं। देखो एनिलीन ऑन डाईएजोटाइजेशन गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। कैसे, ये हमारे को पता है। देखो C6H5NH2, आपको पता है ना एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजीन जैसे CO से लगा होता है ना बेंजोइक एसिड में, वहां पे NH2 लगा हो तो उसे एनिलीन कहते हैं। CH3 लगा हो तो टोलुइन कहते हैं। अगर आपको ये बेसिक केमिस्ट्री है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनिलीन है जैसे हमें पता है। अगर एनिलीन को हम फर्दर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा। देखो अब देखो जो हमारा N है, NN, ये तो अटैच हो जाएगा। ये N है, एक ये N है, ये बन गया N2, ठीक है। और जो ये Cl है, ये बन गया Cl। देखो आपको मैं कॉपी पे समझाता हूँ, समझो, इतना समझो आप कि जैसे ये हमारा एक NH2 है, इतना ही समझो, वो उसको रहने दो भी। NH2 है, एक HNO2 है और एक HCl है। तो देखो ये जो N है और ये N है, ये बन गए भाई भाई N2, और ये Cl कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये बन गया Cl। अब बाकी हमारा क्या रह गया, H2 यहाँ का रह गया, एक यहाँ का H रह गया, एक यहाँ का O2 रह गया और एक यहाँ का H रह गया। अब देखो अब ये इसमें क्या बन रहा है, ये हमारा बन सकते हैं यहाँ पे H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, क्योंकि H2O का फॉर्मूला क्या होता है H2O। यहाँ पे O हमारे पास 2 है और H हमारे पास 4 है, तो बन सकते हैं ना यहाँ पे H4O2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। तो यही चीज़ है। या फिर हम इसको ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो मैं वैसे समझाने को बताया, ठीक है। ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और ये हमारा बन गया N2Cl, ठीक है, आपको समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो बन गया। अब क्या होता है, देखो जो बेंजीन डाइक्लोराइड है वो फर्दर हमारा क्यूप्रिक साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो जो हमारा Cl है, आपको पता है क्लोराइड, आपने कभी सुना है कॉपर क्लोराइड वगैरह, क्योंकि वो चिलेट्स बनाता है। तो जब हम इसको कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो कॉपर है, जो हमारा इसमें कॉपर है, वो अपना Cl के साथ चिलेट बना के बाहर निकल जाएगा, N2 इवेपोरेट हो जाएगा, और जो उसके अंदर रह गया साइनाइड, जो Cl साइनाइड, ये एक साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया बेंजोनियम नाइट्राइल, ठीक है। ये Cn है, साइनाइड कहते हैं ना वैसे तो उसको। Cn इसके साथ रह गया, जो अपना कॉपर है, ये इसके साथ भाई निकल गया बनाकर Cl के साथ बॉन्ड, और N2 इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो बन गया हमारा बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। अब जो बेंजोनाइट्राइल है, ठीक है, इसको हम फर्दर 2 मॉलिक्यूल के वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये C है, अब यहाँ से देखो कॉपी की हेल्प से, अभी यहाँ पे हम रिएक्ट करवा रहे हैं Cn को 2H2O के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो Cn है अपना, Cn है COOH चाहिए हमारे को, जैसे हमें पता है। अब जैसे हमारे को इसमें 2 मॉलिक्यूल्स के वाटर हैं, तो आपको पता लग रहा है 2 है, मतलब 2 O के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो COO, देखो एक H ही इसके साथ आ गया H। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, आपको पता है हमारे पास कितने H रह गए, यहाँ पे 3 H रह गए, एक तो चला गया, 4 है ना, एक चला गया, अब 3 H रह गए हैं और एक N है, तो ये क्या बन गया NH3। तो हमारा NH3 निकल जाएगा, COH हमारा बेंजोइक एसिड बना देगा, और जो आप देख सकते हो हमारा कंपाउंड बन गया बेंजोइक एसिड और NH3 निकल गया, ठीक है। सिंपल था, ऐसे तोड़ तोड़ के समझाएगा आपको। अब है फ्रॉम पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं, देखो ये हमारा पैथेलिक एसिड है। आपने अगर नेफ्थलीन की वीडियो नहीं देखी, मैंने नेफ्थलीन का डाला हुआ है लेक्चर, में मैंने बताया कि पैथेलिक एसिड कैसे बनता है। ये हमारा नेफ्थलीन से बनता है, ठीक है, नेफ्थलीन से बनता है ये, ठीक है। ये उसके एक्चुअल में रिएक्शंस होती हैं, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। जो पैथेलिक एसिड है, ठीक है, ये फर्दर रिएक्ट होगा किसके साथ, हमारा स्टीम। अगर हम इसको स्टीम, पता है ना भाप देना जिसको कहते हैं, तो अगर हम स्टीम देंगे अपना Ni सोल्ट के साथ, ठीक है, ये निकल होता है, Ni मतलब निकल होता है, निकल साल्ट है। तो क्या होगा कि इसकी एक जो अपना एक COH है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, समझो इतना कि वेपोरेट हो जाएगा, तो हमारा COH बन गया, सीधा बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करेंगे तो भी हमारा एक जो अपना COH है वो ऐसे ही वेपोरेट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा COH, ठीक है। सिंपल था। तो ये कुछ मेथड्स थे, और भी बहुत सारे हैं, देखते हैं। तो अब इसमें आता है ऑक्सीडेशन से कैसे बना सकते हैं। देखो वीडियो लंबी होगी, बट सारा मैंने बताया हुआ इसमें एक्चुअल में, ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी। अब टोलुइन है, टोलुइन का जैसे मैं बताया कि CH3 लगा तो टोलुइन कहते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे 3 O के मॉलिक्यूल्स 3 हैं, ठीक है। अब 3 O के मॉलिक्यूल्स जब इसके साथ रिएक्ट होंगे, आप कुछ दिमाग में लगाओ, अब जैसे खुद सोचो, अगर हमारे पास
3 मॉलिक्यूल्स हैं ओके, ठीक है, 3 ओ के मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास दूसरी साइड पड़ा है CH3, ठीक है। अब हमारे को बनाना है COOH। ध्यान से देखो, अगर हम दो O के मॉलिक्यूल हम C के साथ अटैच कर दें, ठीक है, COO, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, एक O का मॉलिक्यूल रह गया और 3 H3 हैं। अगर 3 H3 में से एक H हम इसके साथ अटैच कर दो, ये तो हमारा बन गया COH। अब पीछे क्या रह गया, 2H रह गया, ठीक है, और एक O है, तो ये क्या बन गया, 2H अपना क्या बन गया, H2O, ठीक है, ये वाटर बन गया और COH बन गया। तो ऑक्सीडेशन से भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, आप देख सकते हो। तो अब अपना बेंजो ट्राइक्लोराइड समझते हो ना, 3 क्लोराइड, ठीक है, बेंजोनियम ट्राइक्लोराइड का ये फॉर्मूला है। अब इसको हम 3 वाटर के मॉलिक्यूल साथ अटैच करेंगे, तो देखो इसमें क्या है कि जो 3 जैसे 6 मॉलिक्यूल्स है इसमें H हाइड्रोजन के, कितने 6 हैं, 3 2, आपको पता है ना कैसे हम काउंट करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हैं, ठीक है। अब 6 हैं, अब 6 में से 3 क्लोराइड हैं, अब 3 Cl के साथ बॉन्ड बना के निकल जाएंगे, कहते हैं चलते फिरेंगे। और जो 3 अपने और रह गए हैं, जो 3 और रह गए हैं, देखो 3 तो निकल गए, 3 निकल गए और 3 और रह गए हैं। देखो अभी यहाँ पर समझा दूंगा आपको, जैसे देखो अपना था 3H2O, ठीक है, इसमें मतलब हमारे 6H हैं, 3O हैं और दूसरी साइड हमारे पास है ये ट्राइक्लोराइड CCl3। अब देखो 3 में से 2 हमारे को चाहिए COH बनाने के लिए, COO, ठीक है, और एक चाहिए H, ठीक है, एक चाहिए H, तो ये हमारे बच गए 5H और एक और रह गया, ठीक है। अब 5H में से 3H ये Cl के साथ बॉन्ड बना के निकल गए, 3 Cl HCl बन गए, ठीक है, 3 HCl बन के निकल गए, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, ये 2 रह गए, ठीक है, ये 2 रह गए और एक रह गया, ये क्या बन गया, H2O। तो सिंपल था, आपको समझा रहा होगा, मैंने एक चीज ब्रेक करके समझाई है कि हमारे 3OH बन गए, बाद में 3HCl के साथ जो हमारे Cl3 उसके साथ निकल जाएंगे और बाकी हमारा H2 निकल के COH बना जाएगा, जैसे मैंने ब्रेक करके समझाया वही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्रॉम सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाते हैं। देखो, when potassium salt of aromatic acid, that is potassium benzene sulfonate, reacts or fused with potassium cyanide benzonitrate form। देखो मैंने जो थ्योरी में लिखा ना वो आपको मैं रिएक्शन समझा दूं, आप थ्योरी को पढ़ सकते हो। देखो अब हमारे पोटाशियम बेंजोसल्फोनेट है, ठीक है, अब होता है सल्फोनेट ग्रुप होता है पोटाशियम के, इतना पता होगा आपको, ये पोटाशियम साइनाइड है, ठीक है। अब देखो जब इसके साथ रिएक्ट कराएगा तो क्या होगा कि हमारा साइनाइड इसके साथ अटैच हो जाएगा और पोटाशियम डाइसल्फेट निकल जाएगा। अब बोलोगे पोटाशियम डाइसल्फेट कैसे निकल गया, K2SO3, इसको बोलते हैं पोटाशियम डाई पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। अब इसमें से हमारा निकल गया, अब हमारा पीछे क्या रहेगा, H2 के साथ हम जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा COH बन जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे बहुत सारे इसके सिंथेसिस है। अब इसमें पढ़ते हैं कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे CH2COH बन गया। अगर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे COH बन गया। पता ना ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की गेन होती है, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। Cl है, इसके साथ अगर हमने H2 रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो क्या बना, ये देखो ध्यान से देखो, जब हमने बेंजोइल क्लोराइड को H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो CH2OH बना, ठीक है, CH2OH बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर में, ठीक है। और अगर हमने इसको फर्दर अपना ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन है पोटाशियम क्रोमेट के प्रेजेंस में, हमने इसको KMnO4 के प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो जो अपना H2 है इसकी रिमूवल होगी और गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब H2 निकल गया और O आ गया इसकी जगह पे, क्योंकि इसमें होता है ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बन गया अपना बेंजोइक एसिड। इसका बनाया कि लास्ट रह गया है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रस। देखो आपको सारे सिंथेसिस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल इसमें से 4 या 5 रख लो बहुत हैं, ठीक है, और इतने इजी हैं आप तो बना ही सकते हो इतने, ठीक है। अब ये भी वैसे सिंपल ही है, देखो H2O मतलब हमारा इसमें है फिनाइल एस्ट्रोनाइट्राइल, ठीक है, CH2CN, ठीक है। अब इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए हुए हैं, ठीक है, जब इसको हम अटैच करवाएंगे तो देखो ये डायरेक्ट CH2 COOH, ठीक है, वो 2 O है इसके साथ आगे और एक H है इसके साथ आ गया, पीछे क्या रह गया 3H रह गया, 3HN के साथ NH3 बना के निकल जाएगा, ठीक है, समझो 3H है वो NH3 के साथ H बना के, जो 3H रह गया वो N के साथ NH3 बना के निकल जाएगा। जो 2 मॉलिक्यूल्स है ओके वो CO हो जाएंगे और एक मॉलिक्यूल में यूज होके COH बना देगा, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स है ना। और हम इसको अगर फर्दर एक इसमें प्रोटॉन डालते हैं, एक और H डालते हैं तो अमोनियम बन जाएगा। ये अगर डाल भी सकते हो, देखो आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। देखो ये अमोनियम, इसमें ना अमोनियम बनाया, आपको पता है ना अमोनियम क्या होता है NH4 और अमोनिया का होता है NH3। तो अगर हम प्रोटॉन डाल देंगे तो अमोनियम बन के निकलेगा, इवेपोरेट हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो यही चीज बताया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एसिड्स की, कि एरोमेटिक एसिड का एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्यों ये एसिडिक नेचर के होते हैं एरोमेटिक एसिड्स, ठीक है।
एसिड से आपको पता लग रहा है कि जो कंपाउंड्स प्रोटॉन्स जल्दी रिलीज कर देते हैं या प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं उनको एसिडिक कहते हैं, मतलब गेनिंग ऑफ OH एंड रिलीजिंग ऑफ H प्रोटॉन्स, तो हम उसको कहते हैं एसिडिक्स। अगर आपने लोअर स्टडीज में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स H प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स कहते हैं इसको, आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिडिक। जैसे बताया कि प्रोटॉन्स अपने रिलीज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम एसिडिक कहते हैं। अब इसमें जो हमारा एरोमेटिक एसिड है COOH, ठीक है, यहाँ पे समझ लो एरोमेटिक एसिड आर दोस व्हिच रिलीज देयर प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। इसको हम C नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है H3O, इसको हाइड्रोनियम आयन होता है। ये समझो हमारे एरोमेटिक एसिड है तो COOH है, COOH है। अब देखो कार्बोक्सिलेट आयन कैसे हुआ है, कार्बोक्सिलेट आयन हमारा ये है क्योंकि इसमें से H रिलीज हो गया, ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब बताओ ये H कैसे रिलीज होगा, यही हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कि ये H कैसे रिलीज होगा, इसमें से कैसे ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। जो कार्बोक्सिलेट आयन है तो ज्यादा स्टेबल होता है, कैसे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, आपको पता लग जाएगा, ये आप थ्योरी पढ़ोगे। देखो ये हमारा एरोमेटिक एसिड इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ऑफ टू, पता आपको जो जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं उसमें रेजोनेंस होती है, ठीक है। अब इसमें भी रेजोनेंस मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन अगेन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि एक पोजीशन उठेगा दूसरे पोजीशन में बैठेगा, दूसरे पोजीशन से उठेगा पहले पोजीशन में बैठेगा, इतना याद रखो आप। रेजोनेंस में ये होता है, अगर हमने पढ़ा हो तो पहले। तो देखो RCOH है, ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और हमें ये भी पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आपने अगर वैलेंस वगैरह हमने पढ़े हो कि वैलेंसी कितनी होती है, सब उसी के हिसाब से बॉन्ड बनते हैं ना, ठीक है। जैसे ये हमारा हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है एक हिसाब का, COO हमारे 6 बॉन्ड है, इसमें भी 6 बॉन्ड है। देखो जब रेजोनेंस मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इसके ऊपर बैठेंगे तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर बैठेंगे तो डबल बॉन्ड बना देंगे, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड, ये समझो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 बॉन्ड ये हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड, तो 5 बॉन्ड थोड़ी कार्बन बनाएगा। तो फिर क्या होगी, जो ये वाला बॉन्ड का चार्ज है ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वाले जो बॉन्ड है ये इसके पास आ जाएगा, क्योंकि जो ये वाले बॉन्ड है इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चलेंगे, ऑक्सीजन के पास। तो ऐसे फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो इसने फिर इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये वाली बॉन्ड के इसके पास चल जाएंगे, ऐसा ही होता है। देखो इसमें ध्यान से देखो, आपको पता लग जाएगा। जो हमारा यहाँ पे 2 वो थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अपने, वो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिए, ठीक है, और जो ये था बॉन्ड यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चल गए, जिसके बाद ये अब कर्जे में चला गया, इसका मतलब नेगेटिव में चला गया, क्योंकि कर्जा आ गया इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। इसके पास पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनाया, इसने ऐसे कह सकते हैं इसने दान किया है, तो ये पॉजिटिव में है, ठीक है, इतना समझो, ये इसने दान किया, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, इसलिए पॉजिटिव में चला गया, ठीक है, पॉजिटिव। इस कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कहते हैं कि O के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जब भी किसी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जो उसके साथ वाला एटम कुछ भी हो उसका बॉन्ड वीक होने लगता है, जैसे OH का बॉन्ड अब वीक होने लग पड़ेगा। देखो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिए, तब ये 2 और 2 4, ठीक है, और ये घाटे में चल रहा, अभी जैसे घाटे में चल रहा है क्योंकि इसने दान किया है, ऑब्वियसली इसको फिर इसके पास कम हो गया, इतना समझो, इसके पास कम हो गया क्योंकि इसने दान कर दिया, तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने दान किए हैं, इसलिए पर इसके पास अभी लॉस में चल रहा है, ठीक है। और ये कर्जे में तो है, ये कर्जे में तो है, इसने किसी से छीना है तो कर्जे में है, इसलिए कह सकते हो कर्जे में है, और ऊपर से इसने किसी से छीन लिया, जो इसके ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर चले गए, ठीक है, इसलिए इसके नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके साथ क्या होगा कि इसने अब अपने जो वैलेंस है उसने तो फुलफिल करने हैं, इसने अब जैसे मर्जी अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अब ये नहीं पता इसने इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे करने हैं, अब पर फिर ये क्या करेगा, जो ये बॉन्ड है ना इसने साथ बनाया, तो ये बॉन्ड को तोड़ देगा, कहते भाई मैं तेरे साथ अब नहीं रहना चाहता, तो मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन वापस कर दे। तो जो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन है फिर इसके पास आ जाएंगे, तो ताकि ये भी 6 हो जाएगा और अपने फुलफिल कर लेगा बैलेंस, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे एसिडिक्स होते हैं कि हमेशा जब ये रिलीज होते हैं तो ये इसने अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ले लेने, अपने बॉन्ड टूट जाएगा और ये H रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे चलता प्रोसेस, ठीक है। अब आप इस थ्योरी समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया ना, अब थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। The structure too contributes less toward the resonance happiness since it has a separation of charge. Due to resonance in structure 2, the oxygen atom of OH groups acquires partial positive charge, and the should pairs of electrons of OH bonding displays toward more electron-active atom, and the release of a proton from the acid occur from to कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें बता रहा है कि जैसे हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इसने बॉन्ड बनाया और जिसकी वजह से क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज होगी, मतलब इसकी चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है।
चार्ज आ गया ना इसके ऊपर पॉजिटिव, जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो OH का बॉन्ड वीक हो जाता है। जैसे व्हेन इट अक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज द ऑक्सीजन ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ स्ट्रक्चर द ऑक्सीजन एटम ऑफ ग्रुप एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज द शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो हमारा OH का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसकी तरफ जाने पड़ेगा। इतना ही, और आप इतना ही समरी समझो कि जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर आने लगे पड़ेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। आपको पता है ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है कंपाउंड है, तो ये इसके पास आने लग पड़ेंगे और जिसकी वजह से एसिड निकल जाएगा। यही इसमें पूरी बताई गई है। द रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द एसिड अकर टू फॉर्म ए कार्बोक्सिलेट आयन, और जब एसिड निकल जाएगा तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। जैसे हमने पीछे देखा ही था कि कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन है, जैसे निकला तो बन अपना है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब उसके बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म आफ्टर द रिलीज ऑफ H प्रोटॉन्स आयन इज आल्सो अ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है इसके अंदर भी रेजोनेंस होती है। वो कैसे, अब देखो, अब जो हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसने अपने बॉन्ड्स फुलफिल कर लिए, 2 अपने उस वाले बॉन्ड को तोड़ के ले लिए और 6 हो गए इसके, ठीक है। बट देखो इसने सारा कर्जा कैरी किया हुआ है, तो ये कहता है कि भाई आधा कर्जा मैं ले लेता हूँ कभी, आधा कर्जा तू ले ले, मतलब कि अपने शेयर कर लेते हैं। तो कहते चल ठीक है शेयर करते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, जो ये वाला बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से चले गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर अगले स्टेप में जो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे शेयर करते रहते हैं बाहर। जैसे समझो कि एक इंसान ने 100 किलो का थैला पकड़ा हुआ है, तो वो कहता है कभी मैं पकड़ लेता हूँ, कभी तू पकड़ ले, क्योंकि एक इंसान अगर घर तक लेके जाएगा तो वो तो मर जाएगा ना भाई, इतना भारा है, उसको दिक्कत होगी ना। तो ये शेयर वाला समझो आप, ठीक है। द कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर स्टेबलाइज्ड देन द एरोमेटिक एसिड। जैसे बोला कि वो कार्बोक्सिलेट आयन है ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक एसिड से, क्योंकि वो शेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड द रेजोनेंस। मतलब कंट्रीब्यूट इक्वली, मतलब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल की तरफ से समझो कि इक्वली शेयर करते हैं, मतलब कि एक बार तू ले लेगी, मतलब कि ऐसे कोऑपरेट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। Due to stability of a carboxylate and the equilibrium shift toward the forward direction and H3 मतलब हाइड्रोनियम हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोनियम इसलिए निकलेगा क्योंकि वो स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। मतलब कि क्या क्या सब्सटेंट्स के इफेक्ट पड़ सकते हैं एरोमेटिक एसिड पे। आपको पता है 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको हम रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं डोनेटिंग को, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जनरली ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिसके देखो आपको पता है, जैसे आप इतना एग्जाम्पल में समझो पहले कि जैसे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज अगर इसने दे दिए तो ये हमारा न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया क्योंकि इसने। बट अगर हमारे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर 2 के ही मारता ये तो 1 पॉजिटिव तब भी रहता। तो इतना ही समझो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड है वो उसका जो बॉन्ड है वो तगड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन जल्दी रिलीज नहीं कर पाता। इतना ही समझो। और जो कंपाउंड अपना उसमें से ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बॉन्ड को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो OH का बॉन्ड और जल्दी टूट जाता है। आपको मैं पढ़ाता हूँ समझाएगा। देखो इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग डिपेंड अपॉन द बोथ नेचर एंड द सब्सटेंट, ठीक है। मतलब कि दो नेचर के पे डिपेंड करता है, किसके, सब्सटेंट के और रिंग के, दोनों पे डिपेंड करता है कि रिंग का नेचर क्या है और सब्सटेंट का नेचर क्या है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड, दे डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन टू अनडिसोसिएट। मतलब ये बता रहा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो हमारे डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब जो एसिडिटी है कार्बोक्सिलेट आयन्स की, वो रिड्यूस होती है। क्यों, ये हमारे कुछ ग्रुप्स है, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड्स के न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब बोलो कैसे, देखो अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर समझो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वीक करता है बॉन्ड को। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हट जाए तो फिर ये बॉन्ड वीक नहीं होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ही तो इस बॉन्ड को तोड़ रहा है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तभी तो ये बॉन्ड को तोड़ रहा है। अगर इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट समझ सकते हो, डोनेट मतलब डोनेट करना, ठीक है। जो रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं हमारे को, मतलब रिलीज प्रेशर रिलीज करता है उस पे से, इतना समझो। जो
ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर रिलीजिंग ग्रुप है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, जिसके वजह से इसको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और जो ऑपोजिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपना ये ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो और एटम है, जो अपने दो और इलेक्ट्रॉन है इसको भी ले लेते हैं। जो विड्रॉइंग ग्रुप है ये दो इलेक्ट्रॉन और छीन लेते हैं, जिसकी वजह से और कर्जे में चल जाता है, जिसके वजह से और इसके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई मुझे अब तो चाहिए ही चाहिए, अब मुझे जो मर्जी हो, मैं तो अभी तेरे से रिश्ता तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो जल्दी ब्रेक करेंगे। तो एक्चुअल में यही कथा है कि जो हमारे डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ऐसे हम समझो कि बैंक ने लोन देके उसका कर्जा थोड़ा उसके ऊपर से भार कम कर दिया। और विड्रॉइंग ग्रुप आप वो समझो जो उसके एस्टिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, मतलब कि उसको प्रोटॉन्स के रिलीज करने की क्षमता बढ़ा देंगे, क्योंकि वो समझो वो कर्जा वसूलने वाले बंदे हैं, विड्रॉइंग ग्रुप वाले कर्जा वसूलने वाले हैं, उन्होंने उल्टा उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, जिसके वजह से वो प्रोटॉन जल्दी रिलीज कर देगा और उसका एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी। ये लिखा है एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिलिटी आल्सो स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट एंड अनडिसोसिएट आर्गोमेडिसिन एंड डिसअपियरिंग नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट। ये हमारे ग्रुप्स हैं, इतने समझो, जैसे मैंने जो बताया वही चीज लिखा हुआ है कि वो उसमें से निकाल के उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग गया। अभी हम बात करते हैं ग्रुप शोइंग प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। Groups having electron releasing group donating groups inductive effect tend to increase electron density on oxygen atom। देखो जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो प्लस आई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई ग्रुप है, मतलब कि इंडक्टिव ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो हमारे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। जैसे वही है इलेक्ट्रॉन अपना रिलीजिंग ग्रुप में बढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, जिसके वजह से वो बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, तो उनकी एस्टिक स्ट्रेंथ गिर जाएगी, ठीक है। वही चीज बताया। बट इसमें एक चीज और है कि जो मेटा पोजीशन, आपको पता है ये हमारा पैरा पोजीशन होता है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन होता है, ये हमारा मेटा पोजीशन होता है। ये कह रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, हैव एसिडिक वीकनिंग इफेक्ट प्रेजेंट एट पैरा एंड मेटा पोजीशन, ठीक है। जो बोल रहा है जो अपना पैरा पे है वो ज्यादा स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू मेटा से, ठीक है। और जो अगर इसमें एक और चीज बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्थो आना चाहिए था, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ पे पैरा है अपना, सॉरी देखो ये अपना बेंजोइक एसिड है, ये अपना ज्यादा स्टेबलाइज है, ठीक है, मेटा से। तो अगर मेटा पे ग्रुप लगा, रिलीजिंग ग्रुप लगा, तो ये उससे थोड़ा कम स्टेबलाइज है। बट अगर रिलीजिंग ग्रुप हमारा और पैरा पे जाके ज्वाइन हुआ तो वो उससे भी ज्यादा वीक है, मतलब कि ये बहुत जल्दी रिलीज कर देगा, ये उसकी बहुत ज्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। This make release hydrogen ion is difficult. This decrease the acidic strength of aromatic acid and have a weakening effect pressure at para and meta position। वही चीज बताया हुआ है, ठीक है। कि वो मतलब कि एस्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो जल्दी रिलीज नहीं कर पाएंगे अपने प्रोटॉन्स, वही चीज इस पे लिखा हुआ है। मतलब पैरा पोजीशन पर लगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी उनको रिलीज करना, बट अगर हमारा मेटा पे लगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बट अगर लगा ही नहीं है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा ही है, फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इतना समझो जो बेंजोइक एसिड है वो जल्दी रिलीज कर देगा एज कम्पेयर टू मेटा पे लगाओ, अगर मेटा जल्दी रिलीज कर देगा एज कम्पेयर टू, मतलब कि इतना समझो कि जो बेंजोइक है बहुत कम, बहुत आसानी से रिलीज कर देगा, जो मेटा थोड़ा मुश्किल से रिलीज करेगा, अगर वो पैरा पे लगा है तो बहुत ही मुश्किल से रिलीज करेगा प्रोटॉन्स, ठीक है। अब